बहुत पुरानी बात है कि दुनिया के एक पुरसुकून कोने में एक निहायत खूबसूरत और हरा भरा मुल्क था जिसका नाम गुलशन-ए-नूर था। इस मुल्क की मिट्टी इतनी ज़रख़ेज़ थी कि जैसे सोना उगाती हो, और वहाँ की नदियों का पानी शहद की तरह मीठा था। इस मुल्क पर बादशाह शहरयार हुकूमत करता था। वो अपनी मलिका राया से बहुत मोहब्बत करता था और एक मेहरबान इंसान था। लेकिन इतनी दौलत और शानो शौकत के बावजूद बादशाह के दिल में एक उदासी थी। इस उदासी की वजह ये थी कि उनके यहाँ कोई औलाद ना थी। साल गुजरते गए मगर महल के सहन में कभी किसी बच्चे की हंसी ना गूंजी। अक्सर रात को बादशाह महल की बालकनी में खड़ा आसमान की तरफ देखता और दुआ करता, ए अल्लाह, मेरे दिल की ये खाली जगह भर दे और मुझे सच्ची खुशी अता फरमा। वो सोचता कि अगर उसके बाद मुल्क को संभालने वाला कोई ना हो तो सारी दौलत बेमानी है। एक दिन गुलशन-ए-नूर पर एक सख्त आजमाइश आ गई। बारिश का एक कतरा भी ना गिरा। हरी भरी खेतियां सूख गईं, नदियां खुश्क हो गईं और जानवर प्यास से मरने लगे। लोग भूखे और प्यासे इधर उधर फिरने लगे। पूरे मुल्क में फरियादें गूंजने लगीं। बादशाह शहरयार ने फौरन हुक्म दिया कि मुल्क के हर कोने से अच्छे बावर्ची बुलाए जाएं, ताकि गरीब लोगों के लिए खाना तैयार किया जा सके। बादशाह चाहता था कि लोगों को बेहतरीन खाना मिले, ताकि उनके दुख कुछ कम हो जाएं और अल्लाह उन पर रहम फरमाए। ये वक्त पूरे मुल्क के लिए एक बड़ा इम्तिहान था। इसी मुल्क के एक छोटे से गांव में एक मासूम लड़की रज़ा रहती थी। वो अपनी बीमार और कमज़ोर माँ के साथ एक सादा से घर में रहती थी। अल्लाह ने रज़ा को एक ख़ास सलाहियत दी थी। वो जो खाना बनाती उससे उदास दिलों को सुकून मिलता था। जब गांव में बादशाह की मदद के पैगाम का ऐलान हुआ तो रज़ा का दिल तड़प उठा। उसने सोचा, अगर मैं किसी का भला कर सकती हूँ तो ज़रूर करूँगी। रज़ा अपनी माँ के पास गई, जो पुराने बिस्तर पर दर्द से लेटी हुई थीं। रज़ा ने अपनी माँ का नरम हाथ अपने हाथ में लिया और आंसुओं भरी आंखों से बोली, अम्मी, क्या आपने शाही कासिद की आवाज़ सुनी? पूरा मुल्क भूख और कहत की वजह से बहुत परेशान है। मेरा दिल चाहता है कि मैं महल जाऊं और अल्लाह ने जो हुनर मुझे दिया है उससे लोगों के दिलों को सुकून दूं। मैं वहां जाकर लोगों की खिदमत करना चाहती हूं ताकि हमारा मुल्क फिर से मुस्कुरा सके। कमज़ोर माँ ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलीं और अपनी मासूम बेटी का चेहरा देखने लगीं। उन्होंने मोहब्बत से रज़ा के सर पर हाथ रखा और नरमी से कहा, रज़ा बेटी, तुम मेरी अकलौती सहारा हो, तुम मेरी आंखों की ठंडक हो। लेकिन जब तुम्हारा दिल दूसरों के दुख से भर गया है तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ? लोगों की खिदमत से बड़ी कोई इबादत नहीं। जाओ बेटी, मेरी दुआएं हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। हमेशा याद रखना, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि दिलों को जोड़ने और दुआएं लेने का जरिया भी होता है। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। रिज़ा ने आंसुओं के साथ अपनी माँ की पेशानी चूमी, अपना पुराना मिट्टी का बर्तन उठाया और महल की तरफ चल पड़ी। जब रिज़ा शाही महल पहुंची तो वहां मौजूद घमंडी बावर्ची उस पर हंसने लगे। वो कहने लगे, ये गांव की लड़की मिट्टी के बर्तन में क्या पका लेगी। लेकिन जैसे ही रिज़ा ने पहली बार खाना बनाया, पूरा शाही बावर्ची खाना ऐसी खुशबू से भर गया कि सब हैरान रह गए। जब खाना बादशाह के सामने पेश किया गया और बादशाह शहरयार ने पहला लुक़मा लिया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यूं महसूस हुआ जैसे बरसों की प्यास एक लम्हे में बुझ गई हो। बादशाह ने रिज़ा को बुलाया और पूछा, तुम इस खाने में क्या मिलाती हो कि इससे दिल को इतना सुकून मिलता है? रिज़ा ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, मैं खाना सिर्फ मसालों से नहीं बल्कि अपनी माँ की दुआओं और सच्चे दिल से बनाती हूँ। बादशाह रिज़ा की नेकी से बहुत मुतासिर हुआ और उसे शाही बावर्ची खाने की सरदार बना दिया। लेकिन बादशाह का वज़ीर ज़रकम, जो खुद इक़्तिदार का भूखा था, रिज़ा की मकबूलियत से जलने लगा। उसने रिज़ा पर जादू का झूठा इल्ज़ाम लगाया और एक रात चुपके से बावर्ची खाने में जाकर खाने में जहरीली जड़ी बूटी मिला दी, ताकि बादशाह बीमार हो जाए और सारा इल्ज़ाम रिज़ा पर आ जाए। जब बादशाह बीमार हुआ तो झूठे सबूतों की वजह से रिज़ा को अंधेरी कैद में डाल दिया गया। रिज़ा के कैद होते ही महल का खाना फिर बेजायका हो गया और पूरा मुल्क दोबारा उदास हो गया। लोग फिर से बीमार होने लगे। बादशाह शहरयार को पूरा यकीन था कि रिज़ा जैसी नेक लड़की गुनाहगार नहीं हो सकती। उसने अपने सबसे वफादार सिपाही शाहमीर को बुलाया और हुक्म दिया कि वो वज़ीर ज़रकम और बावर्ची खाने पर नज़र रखे। रात की खामोशी में शाहमीर बावर्ची खाने की दीवार के पीछे छुप गया।
اچانک اس نے دیکھا کہ زرکم کا خاص خادم مراد ڈر کے مارے باورچی خانے میں داخل ہوا۔ مراد بہت گھبرایا ہوا تھا۔ وہ ایک سیاہ تھیلی میں بچی ہوئی زہریلی جڑی بوٹیاں جھیل میں پھینکنے جا رہا تھا تاکہ کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ شاہ میر میں چپکے سے پیچھے سے آ کر مراد کو پکڑ لیا اور اسے ڈانٹتے ہوئے بادشاہ کے سامنے لے آیا۔ ڈر کے مارے مراد کانپنے لگا۔ جب بادشاہ شہریار نے بھاری آواز میں پوچھا تو مراد رو پڑا اور بادشاہ کے قدموں میں گر گیا۔ وہ بولا، حضور مجھے معاف کر دیجیے، میں ایک غریب خادم ہوں۔ وزیر زرکم نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں رضا کے کھانے میں یہ جڑی بوٹی نہ ملاؤں تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ یہ ساری سازش وزیر زرکم کی ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ وزیر زرکم کو گرفتار کر لیا جائے۔ زرکم کو رسوا کر کے ہمیشہ کے لیے ملک سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ خود قید خانے گیا۔ اس نے رضا سے معافی مانگی اور عزت کے ساتھ اسے واپس محل لے آیا۔ خوشی کے دن پر رضا کی ماں کو بھی شاہی بگھی میں محل بلایا گیا۔ بادشاہ نے سب کے سامنے اعلان کیا، رضا صرف شاہی باورچی خانے کی سردار نہیں بلکہ گلشن نور کی بیٹی ہے۔ اسی دن اللہ کے فضل سے ملک میں بارش ہوئی، سوکھے کھیت پھر سے ہرے ہو گئے اور لوگوں کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی۔ رضا اپنے اچھے دل اور سچائی سے لوگوں کی بھوک اور دکھ دور کرتی رہی۔ یوں رضا کی سچائی نے پورے ملک کی تقدیر بدل دی۔